नमस्कार, करंट न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आतिफा काजी। इस सेगमेंट में हम उन खास और जरूरी खबरों की चर्चा करते हैं जो आपकी परीक्षा के लिहाज से बेहद अहम साबित हो सकती हैं। ये बीते हफ्ते की वो बड़ी खबरें होती हैं जिनके इर्द गिर्द आपकी परीक्षा के सवाल बनाए जा सकते हैं। तो आइए सबसे पहले हेडलाइंस पर डालते हैं नजर। चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति वाला बिल राज्यसभा में हुआ पेश। विधेयक ने पलटा सुप्रीम कोर्ट का फैसला। चयन समिति से बाहर हुए सीजेआई। लोकसभा में पेश हुआ भारतीय न्याय संहिता बिल 2023। आपराधिक न्याय प्रणाली में होंगे बड़े बदलाव। हंगामे के बाद स्टैंडिंग कमेटी के पास पहुंचा विधेयक। टीवी विज्ञापनों पर कसेगा शिकंजा। सेलिब्रिटीज के दावों पर नहीं बेचे जाएंगे अब उत्पाद। सरकार ने जारी किए नए दिशा निर्देश। चांद के बाद सूरज की ओर बढ़े भारत के कदम। जल्द लॉन्च होगा इसरो का आदित्य L1 मिशन। सूर्य का करेगा अध्ययन। और मणिपुर में सैलमेंडर की नई प्रजाति की हुई खोज। डी जाइमिंग रखा गया नाम। उत्तरी गोलार्ध में पाई जाती है प्रजाति। आइए अब खबरों पर विस्तार से डालते हैं नजर। हाल ही में मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त नियुक्ति, सेवा शर्तें और कार्यालय अवधि विधेयक 2023 राज्यसभा में पेश किया गया। ये विधेयक निर्वाचन आयोग अधिनियम 1991 को निरस्त करता है। प्रस्तावित विधेयक के अनुसार एक चयन समिति का गठन किया जाएगा। चयन समिति के अध्यक्ष देश के प्रधानमंत्री होंगे। इस समिति में सदस्य के रूप में लोकसभा में विपक्ष के नेता शामिल होंगे। साथ ही प्रधानमंत्री द्वारा सदस्य के रूप में नामित एक केंद्रीय कैबिनेट मंत्री भी इस समिति का हिस्सा होंगे। चयन समिति के अलावा एक सर्च कमेटी का भी गठन किया जाएगा। सर्च कमेटी के द्वारा मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्त के पदों पर विचार करने के लिए 5 व्यक्तियों का एक पैनल होगा। इस कमेटी की अध्यक्षता कैबिनेट सचिव करेंगे। हालांकि चुनाव से संबंधित मामलों का ज्ञान और अनुभव रखने वाले 2 अधिकारी भी इस समिति का हिस्सा होंगे। मौजूदा समय में मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइंस के आधार पर की जाती है। इसमें कहा गया था कि मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति एक समिति की सलाह के आधार पर राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। इस समिति में प्रधानमंत्री, लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष या सबसे बड़े विपक्षी दल के नेता और भारत के मुख्य न्यायाधीश होते हैं। हालांकि उच्चतम न्यायालय के इस फैसले की वैधता इस बारे में संसद द्वारा कानून न बनने तक ही है। वही बिल में मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्त के उम्मीदवारों से संबंधित प्रावधान जोड़े गए हैं। विधेयक के मुताबिक वही व्यक्ति इस पद के दावेदार होंगे जो केंद्र सरकार में सचिव के पद के बराबर पद पर है या ऐसे पद पर रह चुके हैं। इसके साथ ही ऐसे व्यक्तियों के पास चुनाव प्रबंधन और संचालन में विशेषज्ञता होनी चाहिए। विधेयक के मुताबिक मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्त का कार्यकाल 6 साल या 65 वर्ष की आयु तक के लिए होगा। विधेयक के तहत अधिकारियों की पुनर्नियुक्ति नहीं की जाएगी। इसके अलावा कैबिनेट सचिव के समान ही मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों को सरकारी सुविधा प्राप्त होगी। उधर गृह मंत्री अमित शाह ने आपराधिक न्याय प्रणाली को बदलने के लिए लोकसभा में 3 विधेयक पेश किए। ये विधेयक आईपीसी यानी इंडियन पीनल कोड, सीआरपीसी यानी कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर और इंडियन एविडेंस एक्ट में बदलाव करेंगे। भारतीय न्याय संहिता 2023 की बात करें तो बिल में राजद्रोह के अपराध को निरस्त करने का प्रावधान जोड़ा गया है। बच्चों के साथ अपराध करने वाले व्यक्ति के लिए सजा को 7 साल से बढ़ाकर 10 वर्ष किया गया है। इसके अलावा शादी का झांसा देकर महिलाओं से शारीरिक संबंध बनाने पर 10 साल की सजा का नया प्रावधान जोड़ा गया है। गैंगरेप के सभी मामलों में 20 साल की सजा या आजीवन कारावास का प्रावधान किया गया है। वहीं 18 वर्ष से कम आयु की बच्चियों के मामले में मृत्यु दंड का प्रावधान किया गया है। मॉब लिंचिंग के लिए 7 साल, आजीवन कारावास और मृत्यु दंड के तीनों प्रावधान रखे गए हैं। प्रस्तावित बिल के मुताबिक महिलाओं के साथ हुए अपराध के मामलों में पीड़िताओं के बयान की वीडियो रिकॉर्डिंग को अनिवार्य माना गया है। साथ ही पुलिस को 90 दिनों के भीतर शिकायतकर्ता को कंप्लेंट स्टेटस के बारे में जानकारी साझा करनी होगी। बिल में चार्जशीट दर्ज करने की सीमा 180 दिन तय की गई है। पुलिस को आरोप पत्र दाखिल करने के लिए 90 दिन का समय दिया जाएगा। वहीं आगे 90 दिन की अतिरिक्त अवधि अदालत द्वारा पुलिस को दी जा सकती है। हालांकि इससे अधिक समय पुलिस को नहीं दिया जाएगा। इसके साथ ही तलाशी और जब्ती की वीडियोग्राफी को अनिवार्य बताया गया है। बिना वीडियोग्राफी के चार्जशीट को वैध नहीं माना जाएगा। विधेयक के माध्यम से देश में पहली बार EFIR का प्रावधान जोड़ा जा रहा है। इसके तहत हर जिले और पुलिस थाने में एक ऐसा पुलिस अधिकारी नामित किया जाएगा जो गिरफ्तार किए गए व्यक्ति के परिवार को उसकी गिरफ्तारी के बारे में ऑनलाइन और व्यक्तिगत रूप से सूचित करेगा। इसके साथ ही जीरो FIR का प्रावधान शामिल किया गया है। जीरो FIR के माध्यम से नागरिक अपराध स्थल के अंतर्गत आने वाले थाना क्षेत्र के बाहर भी अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। अपराध रजिस्टर होने के 15 दिनों के भीतर ही FIR संबंधित थाने को भेजना जरूरी होगा।
हालांकि इस बिल को अभी स्थायी समिति के पास भेज दिया गया है। दूसरी ओर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य विधेयक 2023 भी प्रस्तुत किए गए। ये विधेयक क्रमशः सीआरपीसी और इंडियन एविडेंस एक्ट में बदलाव करेंगे। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 बिल में अब 533 धाराएं हैं, जिनमें पुराने कानून की 160 धाराएं बदली गई हैं। बिल के तहत मुकदमे, अपील की कार्यवाही और पुलिस अधिकारियों सहित बयानों की रिकॉर्डिंग करने का प्रावधान जोड़ा गया है। आरोपी का बयान भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए दर्ज किया जा सकता है। इसके साथ ही पुलिस को भी सूचना इलेक्ट्रॉनिक तरीके से भेजी जा सकती है। गौरतलब है कि सीआरपीसी में धारा 41A के तहत गिरफ्तारी के खिलाफ सुरक्षा उपाय दिए गए हैं। अब इसे बदलकर धारा 35 नाम दिया गया है। इसमें 60 वर्ष से अधिक आयु के अपराधियों के लिए अलग प्रावधान जोड़ा गया है। धारा 35 के मुताबिक ऐसे किसी भी व्यक्ति को डिप्टी एसपी रैंक या उससे ऊपर के रैंक के अधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। इसके अलावा विधेयक में मृत्युदंड के मामलों में दया याचिका दायर करने की समय सीमा की प्रक्रियाओं का प्रावधान भी शामिल है। मौत की सजा पाए किसी दोषी की याचिका के निपटारे के बारे में जेल अधिकारियों द्वारा सूचित किए जाने के बाद 30 दिनों के भीतर राज्यपाल को दया याचिका प्रस्तुत की जा सकती है। राज्यपाल के समक्ष दया याचिका खारिज होने पर व्यक्ति 60 दिनों के भीतर ही राष्ट्रपति के पास याचिका दायर कर सकता है। राष्ट्रपति के आदेश के विरुद्ध किसी भी न्यायालय में अपील नहीं की जा सकेगी। विधेयक में मजिस्ट्रेट के लिए प्रावधान है कि वो किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार किए बिना जांच के लिए अपने हस्ताक्षर, लिखावट, आवाज या उंगलियों के निशान के नमूने देने का आदेश दे सकता है। वहीं दूसरी तरफ भारतीय साक्ष्य विधेयक 2023 में निष्पक्ष सुनवाई के लिए साक्ष्य से संबंधित कई प्रावधान जोड़े गए हैं। प्रस्तावित बिल के मुताबिक इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल रिकॉर्ड को सबूत के तौर पर स्वीकार किया जाएगा। डिजिटल सबूत भी कागजी दस्तावेजों के समान कानूनी तौर पर प्रभावी होंगे। ये बिल साक्ष्य अधिनियम 1872 के 5 प्रावधानों को निरस्त करता है। साथ ही अधिनियम में मौजूद 23 प्रावधानों को संशोधित करता है। विधेयक के अनुसार मूल दस्तावेजों की यांत्रिक प्रक्रियाओं से बनाई गई और ओरल अकाउंट्स ऑफ डॉक्यूमेंट कंटेंट्स को भी सबूत की श्रेणी में शामिल किया जाएगा। हालांकि इन विधेयकों को भी स्थायी समिति के पास भेज दिया गया है। हाल ही में 77वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को संबोधित किया। लाल किले की प्राचीर से पीएम ने अपने संबोधन में कई योजनाओं का ऐलान किया। उन्होंने शहरी गरीबों को शहर में घर बनाने में मदद के लिए एक नई योजना का ऐलान किया है। इस योजना के तहत शहरी गरीबों को अपना घर बनाने के लिए किफायती दरों पर बैंक से ऋण उपलब्ध करवाया जाएगा। इसके साथ ही जरूरतमंदों को ब्याज दरों में भी राहत मिलेगी। हालांकि प्रधानमंत्री ने अब तक इस योजना के नाम का ऐलान नहीं किया है। आपको बता दें कि इससे पहले भी शहरी गरीबों को पक्का घर दिलवाने के लिए योजना की शुरुआत की गई थी। साल 2015 में लॉन्च हुई इस योजना का नाम प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी था। इस योजना का लक्ष्य शहरी क्षेत्र में मौजूद आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों को पक्का घर दिलाना था। पहले इस योजना की समय अवधि साल 2022 तक थी। हालांकि लक्ष्य को पूरा करने के लिए योजना की अवधि अब दिसंबर 2024 तक बढ़ा दी गई है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत अब तक कुल 75.51 लाख घर पूरे हो चुके हैं। इनमें से सबसे अधिक घर उत्तर प्रदेश में तैयार हुए हैं। वहीं दूसरे स्थान पर गुजरात और तीसरे स्थान पर आंध्र प्रदेश है। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर विश्वकर्मा योजना की भी घोषणा की है। इस योजना के तहत पारंपरिक कला शैली में संलग्न युवाओं का कौशल विकास किया जाएगा। साथ ही इस प्रोग्राम के लिए पीएम ने 13,000 से लेकर 15,000 करोड़ रुपए आवंटित करने का ऐलान किया है। योजना के माध्यम से बुनकरों, सुनारों, लोहारों, नाई, कपड़े धोने वाले श्रमिकों को सशक्त बनाने की बात कही गई है। टीवी विज्ञापनों में उत्पादों को धड़ल्ले से बेचने वाले सेलिब्रिटीज पर अब नकेल कसने की तैयारी हो चुकी है। हाल ही में उपभोक्ता मामलों के विभाग ने स्वास्थ्य और तंदुरुस्ती क्षेत्र से जुड़े सेलिब्रिटीज, इन्फ्लुएंसर और वर्चुअल इन्फ्लुएंसर के लिए अतिरिक्त दिशा निर्देश जारी किए हैं। ये दिशा निर्देश स्वास्थ्य मंत्रालय, आयुष मंत्रालय, FSSAI यानी भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण और भारतीय विज्ञापन मानक परिषद सहित सभी हितधारकों के साथ विस्तृत विचार विमर्श के बाद तैयार किए गए हैं। इसके तहत मान्यता प्राप्त संस्थानों से प्रमाणित चिकित्सकों और फिटनेस विशेषज्ञों को जानकारी साझा करते समय उत्पादों या सेवाओं को बढ़ावा देने या स्वास्थ्य संबंधी कोई भी दावा करते समय बताना होगा कि वो प्रमाणित फिटनेस विशेषज्ञ और चिकित्सा व्यवसायी हैं। वहीं स्वास्थ्य विशेषज्ञ के रूप में प्रस्तुत होने वाले सेलिब्रिटीज, इन्फ्लुएंसर को जानकारी साझा करने, उत्पादों या सेवाओं को बढ़ावा देने या कोई स्वास्थ्य संबंधी दावा करने के वक्त स्पष्ट डिस्क्लेमर देना होगा। उन्हें यह सुनिश्चित करना होगा कि उनकी पुष्टि को दर्शक पेशेवर चिकित्सा सलाह, निदान या उपचार के विकल्प के रूप में नहीं समझें।
नए दिशा निर्देशों के तहत ये डिस्क्लेमर तब आवश्यक है जब खाद्य और पौष्टिक औषधीय पदार्थ से प्राप्त होने वाले स्वास्थ्य लाभ, बीमारी की रोकथाम, उपचार आदि जैसे विषयों पर दावा किया जाए। नए दिशा निर्देशों के तहत इन सेलिब्रिटीज या इन्फ्लुएंसर के लिए जरूरी है कि वो अपने व्यक्तिगत विचारों और पेशेवर सलाह के बीच स्पष्ट रूप से अंतर करें। वो इस बात की सलाह दें कि दर्शकों को पेशेवर चिकित्सा परामर्श प्राप्त करने और उत्पादों या सेवाओं के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करनी चाहिए। आपको बता दें कि इन दिशा निर्देशों का उद्देश्य उपभोक्ता हितों की रक्षा करना और एक निष्पक्ष और पारदर्शी बाजार को बढ़ावा देना है। इन दिशा निर्देशों की निगरानी और कार्यान्वयन उपभोक्ता मामले का विभाग करेगा। इनके उल्लंघन पर उपभोक्ता संरक्षण कानून 2019 के तहत जुर्माना भी लगाया जा सकता है। चांद तक पहुंचने के बाद भारत अब सूर्य की ओर छलांग लगाने को तैयार है। हाल ही में इसरो यानी भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने अपने मिशन आदित्य L1 के विषय में जानकारी साझा की है। हालांकि मिशन के लॉन्च की तारीख का अब तक खुलासा नहीं किया गया है। आदित्य L1 सूर्य का अध्ययन करने वाला पहला भारतीय अंतरिक्ष मिशन होगा। इस मिशन के तहत अंतरिक्षयान को सूर्य पृथ्वी प्रणाली के L1 यानी लैग्रेंज बिंदु के चारों ओर एक प्रभामंडल कक्षा में रखा जाएगा। इस कक्षा की पृथ्वी से दूरी लगभग 1.5 मिलियन किलोमीटर है। सूर्य के प्रकाश मंडल के निरीक्षण के लिए अंतरिक्षयान में 7 पेलोड शामिल किए गए हैं, जिसमें विद्युत चुंबकीय कण और चुंबकीय क्षेत्र डिटेक्टरों का उपयोग कर सूर्य की सबसे बाहरी परत यानी कोरोना और क्रोमोस्फियर का अध्ययन किया जाएगा। यान में शामिल 7 पेलोड में से 4 पेलोड L1 बिंदु की सहायता से सूर्य का अध्ययन करेंगे, जबकि बाकी 3 पेलोड L1 बिंदु पर कणों और क्षेत्रों का अध्ययन करेंगे। साथ ही क्रोमोस्फेरिक और कोरोनल हीटिंग का अध्ययन किया जाएगा। इसके अलावा अंतरिक्ष में होने वाले सौर विस्फोट की घटनाओं से संबंधित रिसर्च की जाएगी। सौर हवा की उत्पत्ति, संरचना और गतिशीलता की जांच की जाएगी। आपको बता दें कि रिसर्च के लिए सूर्य का L1 बिंदु एक खास कारण से चुना गया है। दरअसल L1 बिंदु के प्रभामंडल कक्षा में रखे गए उपग्रह बिना किसी ग्रहण के सूर्य को लगातार देख सकते हैं। इस बिंदु से सौर गतिविधियों और अंतरिक्ष मौसम पर पड़ने वाले प्रभावों को समझने में आसानी होगी। इसके साथ ही इसरो के वैज्ञानिकों के अनुसार सूर्य से निकलने वाला और पृथ्वी की ओर जाने वाला प्रत्येक तूफान L1 से होकर गुजरता है। बताते चलें कि भारत से पहले अमेरिका, जर्मनी और यूरोप सूर्य के अध्ययन के लिए अंतरिक्ष मिशन भेज चुके हैं। पहला सूर्य मिशन अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने साल 1960 में पायनियर के नाम से भेजा था। सरकार के मुताबिक मिट्टी रहित खेती के लिए हाइड्रोपोनिक्स पारंपरिक खेती का एक व्यावहारिक विकल्प है। संसद के मानसून सत्र के दौरान कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने लोकसभा में एक सवाल का जवाब देते हुए ऐसा कहा। उनके मुताबिक हाइड्रोपोनिक्स से उत्पादकता और जल उपयोग दक्षता बढ़ती है। ये तकनीक भारत के कृषि क्षेत्र में एक नई अवधारणा है। इस तकनीक के तहत मृदा की बजाय उचित पोषक तत्व युक्त जल में खेती की जाती है। ऐसे उद्यमी और इनोवेटिव किसान जो फसल उगाने के लिए टिकाऊ और कुशल तरीकों की तलाश कर रहे हैं, उनके बीच इस तकनीक ने काफी लोकप्रियता हासिल की है। इस तकनीक के माध्यम से सब्जियों का मिट्टी रहित उत्पादन किया जा सकता है। ये तकनीक कई सब्जी फसलों में तुलनात्मक रूप से अधिक सफल पाई गई है। वर्तमान में तकनीक ज्यादातर शहरी क्षेत्रों, छत पर बागवानी और व्यावसायिक खेती तक ही सीमित है। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान की शाखा भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान ने हाइड्रोपोनिक्स तकनीक द्वारा सब्जियों के उत्पादन के लिए माध्यम के रूप में मृदा की जगह कोकोपीट का प्रयोग किया है। इसलिए इस तकनीक को कोकोपोनिक्स भी कहा जा रहा है। कोकोपोनिक्स तकनीक के अंतर्गत कोकोपीट अथवा कॉयर पिथ का उपयोग सब्जियां उगाने के लिए किया जाता है। ये कॉयर पिथ नारियल की जटाओं से निर्मित एक डब्बानुमा आकृति होते हैं। इनमें सब्जियों के उत्पादन के लिए आवश्यक वृहद और सूक्ष्म पोषक तत्वों का उचित मिश्रण उपलब्ध होता है। कॉयर पिथ का निर्माण मुख्य रूप से नर्सरी में किया जाता है। इसके तैयार होने में लगभग 1 महीने का समय लगता है। इस तकनीक के उपयोग से किसानों और उद्यमियों को कई प्रकार के लाभ होंगे, जैसे ये तकनीक इको फ्रेंडली और कम लागत वाली है। साथ ही साथ ये नवजात पौधों अथवा सीडलिंग्स को बेहतर और एक समान अंकुरण प्रदान करती है। इसके अलावा इस विधि से सब्जियों का उत्पादन जल्दी होता है। हाल ही में मणिपुर में सैलामेंडर की एक नई प्रजाति की खोज की गई है। खोजी दल ने इस नई प्रजाति का नाम टाइलोटोट्रिटोन जाइमेंग रखा है। इसका नाम मणिपुर के कांगपोकपी जिले में स्थित जाइमेंग झील के नाम पर रखा गया है। लियांगमाई नागा भाषा में जाइमेंग का अर्थ है पहेली या रहस्य। नए सैलामेंडर पर अध्ययन ऑस्ट्रियाई हर्पेटोलॉजिकल सोसाइटी द्वारा प्रकाशित OGH हर्पेटोजोआ के नवीनतम संस्करण में प्रकाशित किया गया है। दरअसल वैज्ञानिकों की टीम टाइलोटोट्रिटोन वेरुकोसस के रहस्य को उजागर करने के लिए 2022 से खोंगथेंग पर्वत श्रृंखला पर खोज कर रही थी।
इसी खोज के दौरान इस नई प्रजाति के बारे में वैज्ञानिकों को पता चला। टी वेरुकोसस को आमतौर पर क्रोकोडाइल न्यूट कहा जाता है। यह सैलेमेंडर की एक मध्यम आकार की प्रजाति है। इसका सिर विशाल और चौड़ा होता है, जिसमें गोलाकार थूथन और उभरी हुई सुपर टेम्पोरल हड्डी की लकीरें उपस्थित होती हैं। अध्ययन में बताया गया कि इसके अंग छोटे और सुंदर ढंग से बने होते हैं। इसकी पीठ पर एक चौड़ी और अखंडित कशेरू की शिखा होती है, जिसके साथ 13 से 14 जोड़ी पसलियां जुड़ी होती हैं। इसकी विशेषता इसे सैलेमेंडर की अन्य प्रजातियों से अलग करती है। फाइलोजेनेटिक विश्लेषण से पता चला कि सैलेमेंडर की नई प्रजाति क्रमशः उत्तरी म्यांमार और दक्षिणी चीन में पाए जाने वाले टी पेनवेंसिस और टी होई की सिस्टर स्पीशीज है। शोधकर्ताओं ने सैलेमेंडर की इस नई प्रजाति को IUCN की रेड लिस्ट में एक संवेदनशील प्रजाति के रूप में शामिल करने की वकालत की है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सैलेमेंडर उभयचर प्राणियों का एक समूह है। ये आमतौर पर नम त्वचा और छोटे शरीर वाले जानवर होते हैं, जो लगभग 10 से 15 सेंटीमीटर लंबे होते हैं। सामान्यतः छिपकली के समान दिखाई देते हैं, लेकिन छिपकली सरीसृप समूह के अंतर्गत आती है और सैलेमेंडर एम्फीबियन अथवा उभयचर समूह के अंतर्गत आते हैं। ये मुख्यतः उत्तरी गोलार्ध के समशीतोष्ण क्षेत्रों में मीठे पानी वाले जलीय क्षेत्रों और नम जंगलों में पाए जाते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक विश्व स्वास्थ्य संगठन और आयुष मंत्रालय ने मिलकर पारंपरिक चिकित्सा पर पहले वैश्विक शिखर सम्मेलन का आयोजन किया। गुजरात के गांधीनगर में 17 और 18 अगस्त को सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन में कई क्षेत्रों को शामिल किया गया है, जिनमें अनुसंधान, डिजिटल स्वास्थ्य और जैव विविधता जैसे क्षेत्र शामिल हैं। इस सम्मेलन का उद्घाटन WHO के महानिदेशक डॉक्टर टेड्रोस एडनोम घेब्रेयेसस द्वारा किया गया। आपको बता दें कि पारंपरिक चिकित्सा की श्रेणी में आयुर्वेद, यूनानी चिकित्सा, सिद्ध चिकित्सा, प्राचीन ईरानी चिकित्सा, पारंपरिक चीनी चिकित्सा, पारंपरिक भारतीय एक्यूप्रेशर चिकित्सा, एक्यूपंक्चर जैसी प्रणालियां शामिल हैं। पारंपरिक चिकित्सा विभिन्न संस्कृतियों के मूल सिद्धांतों, विश्वासों और अनुभवों पर आधारित ज्ञान है। WHO के एक सर्वेक्षण के अनुसार दुनिया की 80% आबादी पारंपरिक चिकित्सा को लेकर आशावादी है। साथ ही अपने स्वास्थ्य देखभाल के लिए हर्बल चिकित्सा की ओर अपने कदम बढ़ा रही है। वर्तमान में लगभग 80% जीवाणु रोधी, हृदय संबंधी और कैंसर रोधी दवाएं पौधों से ही प्राप्त होती हैं। वहीं भारत में 3000 से अधिक प्रकार के औषधीय पौधे हैं और विकासशील देशों की लगभग 75% हर्बल प्रजातियां भारत में मौजूद हैं। हाल ही में दक्षिण भारतीय राज्यों ने संयुक्त रूप से हाथियों की गणना की। इस गणना के अनुसार कर्नाटक और तमिलनाडु में हाथियों की संख्या में वृद्धि हुई है। वहीं केरल में इनकी संख्या में कमी देखी गई है। विशेषज्ञों का कहना है कि हाथियों की संख्या स्थिर एवं स्वस्थ है और संख्या में विचलन का कारण प्रवासन है। 2017 में तीनों राज्यों में हाथियों की कुल आबादी 17,836 थी, जबकि 2023 में इनकी संख्या 13,662 दर्ज की गई है। रिपोर्ट के अनुसार कर्नाटक में 2023 में हाथियों की संख्या 6,395 हो गई, जो 2017 में 6,049 थी। तमिलनाडु में इनकी आबादी 2023 में बढ़कर 2,961 हो गई, जो 2017 में 2,761 थी। वहीं केरल में यह संख्या घटकर लगभग आधी हो गई है। रिपोर्ट के अनुसार केरल में 2017 में 9,026 हाथी थे, जो 2023 में मात्र 4,306 रह गए हैं। रिपोर्ट के अनुसार जलवायु परिवर्तन, मानव हाथी संघर्ष और निवास स्थान की कमी हाथियों की संख्या को प्रभावित करने वाले मुख्य कारक हैं। ऐसा माना जा रहा है कि 2016 के आए सूखे ने 2017 में केरल में हाथियों की उच्च संख्या को प्रभावित किया होगा। 2016 के सूखे की वजह से बहुत सारे हाथी पानी की तलाश में केरल की ओर प्रवास के लिए चले गए, जिससे वहां हाथियों की संख्या में आश्चर्यजनक वृद्धि हुई। यही वजह है कि अभी केरल में हाथियों की संख्या में करीब 50% की गिरावट आई है। गौरतलब है कि एशियाई हाथी यानी एलिफस मैक्सिमस को वर्ष 2008 में IUCN के रेड लिस्ट द्वारा एंडेंजर्ड स्पीशीज के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। इसके अलावा इसे भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 के तहत भी वर्गीकृत किया गया है। आपको बता दें कि अनुसूची 1 में उन लुप्तप्राय प्रजातियों को शामिल किया जाता है जिन्हें सर्वाधिक संरक्षण की आवश्यकता होती है। साथ ही साथ अनुसूची 1 में शामिल प्रजातियों का शिकार पूरे भारत में प्रतिबंधित है। हाल ही में केरल के कोच्चि से ग्राफीन ऑरोरा कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। इसे इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है। इसे डिजिटल यूनिवर्सिटी केरल, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, केरल सरकार तथा उद्योग साझेदारों की संयुक्त भूमिका से कार्यान्वित किया जाएगा। कुल 94.85 करोड़ रुपए के बजट खर्च के साथ कार्यक्रम का कार्यान्वयन होगा। इसमें कार्बोरंडम प्राइवेट लिमिटेड मुख्य उद्योग साझेदारों में से एक के रूप में शामिल है। कार्यक्रम के तहत विकसित स्टार्टअप उत्पादों के साथ साथ कोच्चि के मेकर विलेज में स्थापित इंडिया इनोवेशन सेंटर
ग्राफीन जैसे अनुसंधान और विकास केंद्रों में विकसित प्रौद्योगिकियों और उत्पादों पर भी व्यावसायीकरण की दृष्टि से विचार किया जाएगा। साथ ही कंपनी एक्ट सेक्शन 8 के तहत एक नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी इंडिया ग्राफीन इंजीनियरिंग एंड इनोवेशन सेंटर की स्थापना भी की जाएगी। प्रारंभिक परिचालन केरल सरकार द्वारा हाल ही में तिरुवनंतपुरम में डिजिटल साइंस पार्क में आरंभ की गई सुविधा से शुरू होगा। यह स्टार्टअप और उद्योग को पूर्ण सुविधा प्रदान करते हुए अनुसंधान एवं विकास और व्यावसायीकरण के बीच के अंतर को समाप्त करेगा। यह कार्यक्रम उभरते ग्राफीन प्रौद्योगिकी और नवाचार इकोसिस्टम को भी प्रोत्साहन देगा। माना जा रहा है कि इससे एक उभरती प्रौद्योगिकी के रूप में ग्राफीन के व्यावसायीकरण संबंधी इकोसिस्टम के निर्माण से भारत को दुनिया के नए सामग्री बाजार में अग्रणी स्थान हासिल करने में मदद मिलेगी। आपको बता दें कि इसके पूर्व फरवरी 2022 में केरल के त्रिशूर में देश का पहला ग्राफीन नवाचार केंद्र स्थापित किया गया था। तो खबरों के बाद अब बुलेटिन से जुड़े 5 सवालों पर डालते हैं एक नजर। करंट न्यूज बुलेटिन पर आधारित 5 प्रश्न इस प्रकार हैं। पहला प्रश्न है, मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त नियुक्ति सेवा शर्तें और कार्यालय अवधि विधेयक 2023 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, नियुक्ति के लिए एक चयन समिति का गठन किया जाएगा। दूसरा है, प्रधानमंत्री इस चयन समिति के अध्यक्ष होंगे। और तीसरा है, इस चयन समिति के उपाध्यक्ष देश के मुख्य न्यायाधीश होंगे। उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं? केवल एक, केवल दो, सभी तीन या कोई भी नहीं। अगला प्रश्न है, भारतीय न्याय संहिता बिल 2023 में उल्लेखित जीरो एफआईआर के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन इस प्रकार हैं, जीरो एफआईआर की सुविधा व्यक्ति को केवल अपने स्थानीय पुलिस थाने में ही प्राप्त हो सकती है। दूसरा, अपराध रजिस्टर होने के 25 दिनों के भीतर ही एफआईआर संबंधित थाने को भेजना जरूरी होगा। तीसरा, इस सुविधा के तहत केवल लूटपाट और हत्या के खिलाफ ही शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। उपर्युक्त में से कितने कथन गलत हैं? केवल एक, केवल दो, सभी तीन या कोई भी नहीं। अगला प्रश्न है, लैग्रेंज बिंदु 1 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह बिंदु पृथ्वी की कक्षा में पाया जाता है। इसरो का आदित्य L1 मिशन इसी बिंदु से सूर्य का अध्ययन करेगा। लैग्रेंज बिंदु के प्रभामंडल कक्षा में रखे गए उपग्रह बिना किसी ग्रहण के सूर्य को लगातार देख सकते हैं। उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं? केवल एक, केवल दो, सभी तीन या कोई भी नहीं। अगला प्रश्न है, सैलामेंडर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन है, हाल ही में अरुणाचल प्रदेश में इसकी नई प्रजाति की खोज की गई है। इस नई प्रजाति का नाम टाइलोटोट्रिट्रोन जाइमिंग रखा गया है। इसका नाम जाइमिंग झील के नाम पर रखा गया है। यह प्रजाति मुख्यतः दक्षिणी गोलार्ध के समशीतोष्ण क्षेत्रों में, मीठे पानी वाले जलीय क्षेत्रों और नम जंगलों में पाई जाती है। उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं? केवल एक, केवल दो, केवल तीन या कोई भी नहीं। अगला प्रश्न है, साल 2023 में भारत में हुई हाथियों की गणना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन इस प्रकार हैं, हालिया गणना में देश में हाथियों की कुल संख्या 13,662 दर्ज की गई है। देश में सबसे अधिक हाथी कर्नाटक राज्य में निवास करते हैं। एशियाई हाथी यानी एलिफस मैक्सिमस को IUCN की रेड लिस्ट में एंडेंजर्ड श्रेणी में शामिल किया गया है। उपर्युक्त में से कितने कथन सही है? केवल एक, केवल दो, उपरोक्त सभी या कोई भी नहीं। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों को विस्तार से पढ़ने के लिए विजिट करें www.drishtias.com पर। साथ ही दृष्टि आईएएस के हिंदी अंग्रेजी यूट्यूब चैनल और दृष्टि PCS यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। लेकिन चलते चलते डालते हैं कुछ छोटी मगर जरूरी खबरों पर नजर। हाल ही में युवा मामले और खेल मंत्रालय ने उत्तर प्रदेश के वाराणसी में यूथ 20 समिट 2023 के आयोजन की शुरुआत की है। यह 20 अगस्त तक चलेगी। इसमें G20 देशों, अतिथि देशों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के 100 से अधिक प्रतिनिधि यूथ 20 या Y20 के 5 विषयों पर चर्चा करेंगे। इसमें कार्य का भविष्य, उद्योग 4.0, नवाचार और 21वीं सदी के कौशल, शांति निर्माण और सुलह, युद्ध रहित युग की शुरुआत, जलवायु परिवर्तन और आपदा जोखिम में कमी जैसे विषय शामिल हैं। गौरतलब है कि यह शिखर सम्मेलन मूल रूप से देश भर में आयोजित Y20 चौपाल और विभिन्न जन भागीदारी कार्यक्रमों और प्रमुख शैक्षणिक संस्थाओं में युवा 20 परामर्श कार्यक्रम तथा गुवाहाटी में हुए Y20 स्थापना बैठक का समापन समारोह है। हाल ही में प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग ने जुलाई 2023 के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली की 12वीं मासिक रिपोर्ट जारी की है। ये रिपोर्ट सार्वजनिक शिकायतों के प्रकार और श्रेणियों तथा निपटान की प्रकृति का विस्तृत विश्लेषण प्रदान करती है। रिपोर्ट के अनुसार जुलाई 2023 में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा कुल 69,523 शिकायतों का निवारण किया गया है।
गौरतलब है कि मई 2023 से DARPG ने CPGRAMS पोर्टल पर उनके प्रदर्शन के आधार पर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की रैंकिंग की प्रक्रिया शुरू की है। वर्तमान में DARPG राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 4 श्रेणियों में रैंकिंग प्रदान करता है। रिपोर्ट में नॉर्थ ईस्ट राज्यों में सिक्किम को, केंद्र शासित प्रदेशों में लक्षद्वीप को, 20,000 से अधिक शिकायत वाले राज्यों में उत्तर प्रदेश को और 20,000 से कम शिकायत वाले राज्यों में तेलंगाना को प्रथम रैंक प्रदान की गई है। हाल ही में बेंगलुरु में G20 डिजिटल इनोवेशन अलायंस शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया है। यह उद्घाटन केंद्रीय कौशल विकास और उद्यमिता तथा इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री श्री राजीव चंद्रशेखर द्वारा किया गया। सम्मेलन का आयोजन डिजिटल इकोनॉमी वर्किंग ग्रुप की चौथी बैठक के मौके पर आयोजित किया गया। यह सम्मेलन डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजिटल अर्थव्यवस्था में सुधार, डिजिटल स्किलिंग आदि की चर्चा पर आधारित था। मंत्री ने सम्मेलन में कॉर्पोरेट और स्टार्टअप्स द्वारा लगाई गई नवाचार प्रदर्शनी का भी उद्घाटन किया। इसमें 29 देशों के कुल 174 स्टार्टअप ने हिस्सा लिया। सम्मेलन का समापन 18 अगस्त को एक पुरस्कार समारोह के साथ हुआ। इसमें विभिन्न श्रेणियों में 30 स्टार्टअप को सम्मानित किया गया। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने PM ई बस सेवा को मंजूरी दी है। इसका उद्देश्य PPP मॉडल पर 10,000 ई बसों द्वारा सिटी बस संचालन को बढ़ावा देना है। योजना 10 वर्षों तक बस संचालन का समर्थन करेगी। इसमें उन क्षेत्रों को प्राथमिकता दी जाएगी जहां पर कोई संगठित बस सेवा उपलब्ध नहीं है। इसके माध्यम से 45,000 से 55,000 प्रत्यक्ष रोजगार पैदा होंगे। योजना में बुनियादी ढांचे, मल्टी मॉडल इंटरचेंज सुविधाएं, NCMC आधारित स्वचालित किराया संग्रह प्रणाली, चार्जिंग बुनियादी ढांचे आदि जैसी हरित पहल की परिकल्पना भी की गई है। इससे ध्वनि और वायु प्रदूषण कम होगा, साथ ही कार्बन उत्सर्जन पर भी अंकुश लग सकेगा। हाल ही में भारत के युवा मामले और खेल मंत्रालय तथा ऑस्ट्रेलिया के स्वास्थ्य और वृद्धि देखभाल विभाग के बीच खेलों में सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन पर मंजूरी दी गई है। इसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री मोदी द्वारा की गई है। समझौता से भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेल के क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ावा मिलेगा। साथ ही इससे एथलीट और कोच प्रशिक्षण का विकास, खेल प्रशासन को बढ़ावा तथा खेलों में विविधता को भी बढ़ावा देने में मदद मिलेगी। साथ ही समझौते से अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंटों में शामिल होने वाले खिलाड़ियों के प्रदर्शन में सुधार होगा। बता दें कि द्विपक्षीय सहयोग से होने वाले लाभ सभी खिलाड़ियों पर समान रूप से लागू होंगे। कारगिल विजय के 25वें वर्ष के उपलक्ष्य में बैटल ऑफ माइंड्स इंडियन आर्मी क्विज 2023 का अनावरण किया गया। भारतीय सेना द्वारा दिल्ली छावनी के मानेकशॉ सेंटर में इसका आयोजन किया गया। इसका उद्देश्य युवाओं को सशक्त बनाना और इनके ज्ञान को बढ़ावा देना है। इस पहल का लोगो, नाम और टैगलाइन भारतीय सेना के महत्व को समाहित करता है। बैटल ऑफ माइंड्स नाम जीत, बहादुरी और वीरता का प्रतीक है। इस पहल का लक्ष्य लगभग 15,000 स्कूलों द्वारा पंजीकरण कराना है। यही वजह है कि प्रतियोगिता में देश भर में लगभग 1.5 करोड़ छात्रों के शामिल होने की उम्मीद है। बता दें कि प्रतियोगिता का आयोजन हाइब्रिड यानी ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही मोड में किया जाएगा। हाल ही में चिकित्सा उत्पाद विनियमन के क्षेत्र में भारत और सूरीनाम के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इसका उद्देश्य चिकित्सा उत्पादों से संबंधित कानूनों और विनियमों के साथ ही अन्य प्रासंगिक मामलों पर बातचीत की सुविधा प्रदान करना है। समझौता ज्ञापन फार्मास्यूटिकल उद्योग के लिए कच्चे माल, जैविक उत्पादों, चिकित्सा उपकरणों आदि के लिए बेहतर समझ की सुविधा प्रदान करेगा। साथ ही अशिक्षित पेशेवरों के लिए बेहतर रोजगार के अवसर भी उपलब्ध कराएगा। इसके अलावा इससे चिकित्सा उत्पादकों के निर्यात की सुविधा प्रदान करेगा। इससे विदेशी मुद्रा आय में भी वृद्धि होगी। बीते दिनों रूस से लगभग 50 वर्षों के बाद चंद्रमा पर एक अंतरिक्ष लैंडिंग यान लॉन्च किया गया। इसके पहले रूस ने साल 1976 में लैंडिंग यान लॉन्च किया था, लेकिन उस समय यह सोवियत संघ का हिस्सा था। रूस के वोत्सोचन अंतरिक्ष यान से चंद्रमा के लिए लूना 25 यान को 10 अगस्त को प्रक्षेपित किया गया था। बता दें कि इसके लैंडर का वजन लगभग 800 किलोग्राम है। लूना 25 का लक्ष्य चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव क्षेत्र का पता लगाना है। ये लगभग 15 सेंटीमीटर तक की गहराई से चट्टान के नमूने इकट्ठा करेगा। साथ ही जमे हुए पानी की उपस्थिति का भी परीक्षण करेगा। खबरों की माने तो इसके लैंडर की 23 अगस्त को चंद्रमा की सतह पर पहुंचने की उम्मीद है। हाल ही में नैनीताल में कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में किए गए एक पक्षी सर्वेक्षण की रिपोर्ट जारी की गई है। इसमें 2 गंभीर रूप से लुप्तप्राय, 4 संवेदनशील और 2 लुप्तप्राय प्रजातियों सहित लगभग 275 पक्षी प्रजातियों की गणना की गई है। इसे वन्य जीवों के संरक्षण के लिए काम करने वाले गैर सरकारी संगठन ओरिएंटल ट्रायल्स द्वारा संकलित किया गया है। सर्वेक्षण का उद्देश्य पक्षी प्रजातियों की जटिलता और उनसे संबंधित आवासों का अध्ययन करना था। इसमें IUCN की सूची में गंभीर रूप से लुप्तप्राय श्रेणी में शामिल सफेद पूंछ वाले गिद्ध और लाल सिर वाले गिद्धों को प्रलेखित किया गया है। इसके अलावा 2 लुप्तप्राय प्रजातियां जैसे पल्लास फिश ईगल और मिस्र के गिद्ध की भी गणना इस सर्वेक्षण में की गई है। बता दें कि पल्लास फिश ईगल एक समुद्री ईगल है। इसे बैड टेल्स फिश ईगल के रूप में भी जाना जाता है।
हाल ही में आजादी के अमृत महोत्सव के तत्वावधान में ए हेल्प कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। भारत सरकार के पशुपालन और डेयरी विभाग द्वारा समावेशी विकास के तहत पशुधन जागृति अभियान के हिस्से के रूप में इसका नेतृत्व किया जा रहा है। इसका उद्देश्य महिलाओं को प्रशिक्षित एजेंटों के रूप में शामिल करके सशक्त बनाना है। इसके तहत महिलाओं को ऐसे एजेंट के रूप में तब्दील किया जाएगा जो रोग नियंत्रण राष्ट्रीय गोकुल मिशन के तहत कृत्रिम गर्भाधान, पशु टैगिंग और पशुधन बीमा में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। इससे पशुधन उत्पादकता और क्षेत्र के सामाजिक आर्थिक परिदृश्य को आगे बढ़ाने में भी मदद मिलेगी। बता दें कि ए हेल्प कार्यक्रम का पूरा नाम एक्रेडिटेड एजेंट फॉर हेल्थ एंड एक्सटेंशन ऑफ लाइवस्टॉक प्रोडक्शन है। हमारी टीम कोशिश करती है कि आपको दी गई खबरों में एक भी गलती ना हो, लेकिन यदि किसी सोर्स या ह्यूमन एरर की वजह से ऐसी गलती हो जाती है तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में उस गलती को सुधार कर पिन कर दिया जाता है और यह आपको कमेंट बॉक्स में सबसे ऊपर दिखाई देता है।